सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसके पास न कोई विशाल सेना थी, न कोई शक्तिशाली देश उसके पीछे खड़ा था। फिर भी उसने अंग्रेज साम्राज्य को चुनौती दी। वह जेल गया, देश से भागा, हजारों किलोमीटर का सफर किया, दुश्मन देशों से मदद मांगी, एक सेना खड़ी की और फिर अपने सैनिकों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस आदमी की मौत भी उसकी जिंदगी तक रहस्य बन गई। 18 अगस्त 1945 एक विमान दुर्घटना और उसके बाद एक सवाल, क्या सचमुच नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी वही खत्म हो गई थी? आज की कहानी है उस शख्स की जिसे दुनिया नेताजी के नाम से जानती है। एक ऐसा नेता जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। 23 जनवरी 1857 उड़ीसा के कटक में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था सुभाष चंद्र बोस। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे, पर सुभाष चंद्र बचपन से ही अलग थे। उनमें पढ़ाई की जबरदस्त क्षमता थी और देश के लिए कुछ बड़ा करने की बेचैनी थी। उन्होंने अंग्रेजों की प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS परीक्षा पास कर ली। उस समय किसी भारतीय के लिए ICS में जाना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक तरफ शानदार सरकारी नौकरी, सम्मान और सुरक्षित भविष्य, दूसरी तरफ भारत की गुलामी। और सुभाष ने वह चुना जो शायद उस समय बहुत कम लोग चुनते। उन्होंने ICS की नौकरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनके लिए व्यक्तिगत सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण था भारत की स्वतंत्रता। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और तेजी से एक प्रभावशाली नेता बन गए। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन सुभाष का नजरिया बहुत स्पष्ट था। वे चाहते थे कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए संघर्ष और ज़्यादा आक्रामक बनाया जाए। वहीं महात्मा गांधी अहिंसक जनक आंदोलन को सबसे ज्यादा शक्तिशाली रास्ता मानते थे। दोनों का लक्ष्य एक था, भारत की आज़ादी, लेकिन रास्ते अलग थे। 1939 में सुभाष चंद्र दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जल्द ही गांधी और कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने उनके मतभेद इतने बढ़ गए कि उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अंग्रेज सरकार उन्हें लगातार खतरा मानती थी और फिर सुभाष को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अंग्रेज शायद ये नहीं जानते थे कि वे जिस आदमी को जेल में बंद कर रहे हैं वह जल्द ही उनकी पकड़ से हजारों किलोमीटर दूर होने वाला था। जनवरी 1941 सुभाष चंद्र बोस अपने घर में नजरबंद थे। अंग्रेजों की कड़ी निगरानी थी, घर के बाहर पुलिस, लेकिन एक रात वह अचानक गायब हो गए। उन्होंने भेष बदला और एक लंबे खतरनाक सफर पर निकल पड़े। कहा जाता है कि उन्होंने अपना रूप बदलकर मोहम्मद जियाउद्दीन जैसा भेष धारण किया और भारत से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। वे पेशावर की तरह गए और फिर अफगानिस्तान के रास्ते सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंचे। यह किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह इतिहास था। बर्लिन में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की। उनका उद्देश्य साफ था, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की कमजोरी का फायदा उठाकर भारत की आज़ादी का रास्ता बनाना। लेकिन सुभाष समझ चुके थे कि भारत के करीब जाकर ही बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। 1943 में वे जर्मनी से एक अत्यंत खतरनाक समुद्री यात्रा के बाद दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। वहां हजारों भारतीय युद्धबंदी और प्रवासी भारतीय मौजूद थे। यहीं सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA, जिसे हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं, का नेतृत्व और दिशा दी थी। यहाँ एक रोचक तथ्य है, INA की स्थापना
1942 में कैप्टन मोहन सिंह और अन्य लोगों के प्रयासों से हुई थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में इसे बड़े पैमाने पर पुनर्गठित करके एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य आंदोलन का रूप दिया। और अब उनका नारा था दिल्ली चलो। उनका सपना था कि आज़ाद हिंद फौज भारत की धरती पर पहुंचे और दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराए। अब आता है नेताजी के जीवन का सबसे प्रसिद्ध भाषण। 4 जुलाई 1944 बर्मा यानी आज के म्यांमार में भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने बलिदान और स्वतंत्रता का आह्वान किया। उनकी आवाज़ में ऐसी आग थी जिसे हजारों भारतीय उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित हुए। उनका प्रसिद्ध आह्वान था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस भाषण का मूल अंग्रेजी भाव था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव योर फ्रीडम। लेकिन ध्यान दीजिए, नेताजी केवल भाषण देने वाले नेता नहीं थे, वह अपने सैनिकों के साथ कठिनाइयां झेल रहे थे। उनका संदेश था, आज़ादी आराम से नहीं मिलेगी, इसके लिए त्याग करना होगा, बलिदान देना होगा और अगर ज़रूरत पड़े तो जान भी देना होगा। नेताजी की सोच का एक और दिलचस्प पहलू था महिलाओं की भागीदारी। उन्होंने महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट बनाई। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, जिन्होंने बाद में लक्ष्मी सहलग के नाम से जाना गया, इस रेजिमेंट की प्रमुख हस्तियों में से थी। यह केवल प्रतिरक्षात्मक संगठन नहीं था, महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय भूमिका दी गई। यानी नेताजी के लिए आज़ादी की लड़ाई सिर्फ पुरुषों की लड़ाई नहीं थी। भारत की बेटियां भी हथियार उठा सकती थी, मोर्चे पर खड़ी हो सकती थी और देश के लिए बलिदान दे सकती थी। 31 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की स्थापना और अस्थायी सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडियन की घोषणा की। उन्होंने खुद को इस सरकार का प्रमुख बनाया। उन्होंने मुद्दा, डाक टिकट और प्रशासनिक ढांचे जैसी चीज़ों की भी व्यवस्था की। जापान सहित कुछ देशों में इस सरकार को मान्यता दी। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश भारत की सीमा की ओर बढ़ने की कोशिश की। 1944 में INA के सैनिकों ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अभियान चलाया। मणिपुर के मोइरांग में आज़ाद हिंद का तिरंगा फहराया जाना इस अभियान का महत्वपूर्ण प्रतीक बना। लेकिन परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी। जापानी सेना पीछे हटने लगी, रसद की कमी हुई, सैनिकों को भोजन और हथियारों की भारी परेशानी हुई और अंततः INA को पीछे हटना पड़ा। सैन्य रूप से यह अभियान सफल नहीं हो सका, लेकिन नेताजी का प्रभाव वह कहीं ज़्यादा दूर तक जा चुका था। अब सवाल है, अगर आज़ाद हिंद फौज अंततः सैन्य रूप से जीत नहीं पाई तो फिर उसके भारत की आज़ादी में योगदान कैसे दिया? यही कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। युद्ध के बाद सब INA के अधिकारी जैसे शाहनवाज खान, प्रेम सहलग और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमे चलाए गए तो पूरे भारत में जबरदस्त जन भावना पैदा हुई। लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर गए। INA के सैनिकों के प्रति सहानुभूति ने ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी, क्योंकि सवाल सिर्फ सैनिकों का नहीं था, सवाल यह था कि भारतीय सैनिक ब्रिटिश राज के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। INA ने यह धारणा तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि भारतीय सैनिक केवल ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ेंगे। इतिहास में इस बात पर बहस है कि भारत की आज़ादी में INA का योगदान कितना निर्णायक था, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि INA आंदोलन और उसके मुकदमे में स्वतंत्रता के अंतिम वर्षों में भारतीय जनमत और ब्रिटिश शासन की चिंताओं को गहराई से प्रभावित किया। और फिर आया अगस्त 1945, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था। आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान भी समाप्त हो रहा था।
15 अगस्त 1945 को नेताजी ने दक्षिण पूर्वी एशिया के भारतीयों को संबोधित करते हुए संदेश दिया कि संघर्ष अस्थायी रूप से असफल हुआ है, लेकिन भारत की स्वतंत्रता निश्चित है। उनके अंतिम ज्ञान संदेशों में आश्वासन और भारत के भविष्य पर विश्वास साफ दिखाई देता है। इसके कुछ दिनों बाद 18 अगस्त 1945 एक जापानी विमान ताइहोकू, जो आज ताइपेई है, के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रिपोर्टों के अनुसार नेताजी गंभीर रूप से घायल हुए और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक रहस्य। क्या विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु सचमुच हुई? क्या वह बच गए? क्या उन्होंने सोवियत संघ पहुंचने की कोशिश की? दशकों तक ये सवाल पूछे जाते रहे। हालांकि विभिन्न जांचों और ऐतिहासिक शोधों के बावजूद उनके निधन को लेकर सार्वजनिक बहस पूरी तरह समाप्त न हुई। और अब उस सवाल पर आते हैं जो आज भी लोगों को आकर्षित करता है। नेताजी के आखिरी शब्द क्या थे? सोशल मीडिया और लोकप्रिय कथाओं में अक्सर कहा जाता है कि उनके अंतिम शब्द थे जय हिंद। जय हिंद नेताजी और आजाद हिंद फौज के सबसे प्रसिद्ध अभिवादनों और नारों में से एक था और बाद में यह स्वतंत्र भारत का बेहद लोकप्रिय राष्ट्रीय अभिवादन बन गया। इसीलिए शायद नेताजी के आखिरी शब्दों का सबसे ईमानदार जवाब यही है। हम निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन उनके जीवन के आखिरी संदेश का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। भारत आजाद होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका विश्वास। वह विश्वास की गुलामी हमेशा नहीं चल सकती। वह विश्वास कि एक गुलाम देश लोग की भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं। उन्होंने कहा था, एक व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन उसके मरने के बाद वही विचार हजारों के जीवन में जन्म ले सकता है। और शायद यही नेताजी की सबसे बड़ी विरासत है। वह 1945 में चले गए, लेकिन उनका विचार नहीं गया, उनकी आवाज नहीं गई, उनकी सपना नहीं गया। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि आज़ादी केवल एक तारीख नहीं है, इसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष था। किसी ने सत्याग्रह किया, किसी ने जेल काटी, किसी ने कलम उठाई और किसी ने हथियार। इन सभी धाराओं में मिलकर भारत की स्वतंत्रता की कहानी बनाई और इस कहानी में सुभाष चंद्र बोस का नाम हमेशा एक आवाज के रूप में गूंजता रहेगा। जिसने कहा था दिल्ली चलो, जिसने कहा था तुम मुझसे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जिसने अपने देशवासियों को एक अभिवादन दिया, जय हिंद। शायद यही नेताजी की कहानी सबसे खूबसूरत अंत है, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन एक विचार नहीं। एक विचार कभी नहीं मरता। जय हिंद।